तरह से आप देखते हैं इसे, जिस तरह तमाम सूबाई असम्बलियों में, फिर कौमी असम्बली में ख़वातीन की वो नशिस्तें, मखसूस अक़लीती नशिस्तें जो दूसरी पार्टियों में चली गई? सर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल जस्टिस की नज़र हुआ है। ठीक खा है। वो मिलिट्री टेक ओवर्स हों, खा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एडवेंट हो, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त बात करूँ, किसी एक को साइड लाइन नहीं मैं कर सकता, सब ऐसे ही। अब उसी टेक्निकल जस्टिस को आगे बढ़ाते हुए जो रिजर्व्ड सीट के ऊपर आइन की तशरीह की गई है, वो इतनी मज़ायका खेज़ है कि मैं समझता हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन, आप एक लॉ कॉलेज में पता कर सकते हैं, कहीं पर भी पता कर सकते हैं कि उसकी शायद वो भी वो तशरीह ना करे। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी जी। कि व्यू क्या है। व्यू ये है कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चूंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिहाजा उनको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती। ठीक हो, ठीक है। अच्छा, आपने ये बात कह दी, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी मान रहा है कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब मैं लाइन रिपीट करता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिहाजा उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। एक लेटर के जरिए कहते हैं लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है, लिहाजा 81 या जितने भी अरकान उसमें चले जाएंगे। इसमें एक पॉइंट ये था कि ऐसी पार्टी जिसकी असम्बली में नशिस्तें हों या इलेक्शन लड़ा हो, इस पे शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पूरा नहीं उतरती। मैं उस पर भी आता हूँ जी। दूसरी बात यह है कि एक आपने अपनी लिस्ट जमा करवानी होती है प्रायर टू द इलेक्शंस कि जनाब जब मैं कल को जीतूंगा तो ये लोग हैं जिनको आपने देने जी। और वो एक ऐसी चीज़ है या ऐसी पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है जिसमें नज़ायर मौजूद हैं अदालती कि एक दफ़ा नहीं, पीटीआई की दफ़ा भी हुआ, नून की दफ़ा भी हुआ, एक और उधर हमारी केपी असेंबली का केस है वो हुआ कि उन्होंने कहा जी लिस्ट आज नहीं जमा कराई, कल करा दें। ये ऐसे ही है कि आप हज के लिए लिस्ट देना भूल गए, अदालतें ऑर्डर करती हैं कि अगर ये इंटेंट था इसकी लिस्ट को कंसिडर करें, एप्लीकेशन को कंसिडर करें। ठीक। अच्छा, वो भी बात। दूसरी साइड का व्यू ये था जो कि जनाब जो सिकंदर मोहम्मद साहब जो उसको अपोज कर रहे थे कि जनाब बात बड़ी सिंपल है, चूंकि आइन का जो आर्टिकल 51 प्लस रेड विद आर्टिकल 106 ये सब इन सब की मंशा यही है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आप उसको नहीं देनी। तो जब इस बेंच ने इस केस को सुना तो उन्होंने कहा चलो आइन में ये तो लिखा होगा, या ये वाली बात तो आपने की कि इन्होंने वो लिस्ट जमा नहीं करवाई, पर ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इनको सीटें नहीं देनी तो वो सीटें और को दे देनी। ठीक है। जहां पर मैं टेक्निकल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात होती, किसी को सीटें ना दी जाती, आप असेंबली शॉर्ट कर देते। आप कहते हैं कि ये कवायद पे पूरा नहीं उतर रहे तो इसलिए हम ये नशिस्तें खाली ही इस तरह से रहेंगी, तस्वर होंगी। लेकिन इससे वो जो तस्वुर ये है कि भाई ऐवान पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करना है, सेनेट में जो वोट डालने हैं, ये अपनी जगह पे ना चारों सूबाई असम्बली ऐवान तो किसी टाइम पर भी पूरा नहीं हो सकता। ये आप कभी देखिएगा, कभी खुदा ना खास्ता किसी मेंबर की डेथ हुई होती है, कभी बाई इलेक्शन होता है, तो वो तो इम्पॉसिबल है ऐवान पूरा होना। अगर ऐवान की पूरे होने का तो मतलब है कि एक मेंबर भी ना हो, तो ऐवान अगर पूरा होना शर्त है तो वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और हो सकता है किसी सिचुएशन में 2-3 साल बाद जब हो भी जाए। सो दैट इज नॉट द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेंट ये है कि ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, खवातीन की और अक़लियतियों की मखसूस नशिस्तें हैं जो कि आपकी पार्टी की वजह से उनको मिलनी है, ताकि वो खवातीन को एक इंसेंटिव है। ये कैसे हो सकता है कि एक एरिया से रिप्रेजेंटेशन किसी की है और वो आप बांट दें आगे, उसकी अंदर बांट कर दें। तो लिहाजा ये तो इन प्रिंसिपल में बात कर रहा हूँ। आगे इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त एक प्रॉपर तरीके से जन्म ले चुका है वो ये है कि इस जजमेंट के बाद, चूंकि ये पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और एक बेंच भी मैं समझता हूँ बड़े फाजिल जजेस हैं तीनों जो बैठे हैं, और एक डिफरेंट व्यू आया फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। उस व्यू के बाद क्या ये अप्लाई करेगा पूरे पाकिस्तान में, कि या इसका एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है इन पर्सोनम अप्लाई करेगा कि इन रेम अप्लाई करेगा। पर्सोनम होता है कि उस नशिस्तों की हद तक अगर ऑर्डर का मुतालिया करें या उसको पढ़ें तो वो तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ उन एक्सीडिंग सीट्स के बारे में करेगा जो सीटें ओवर एंड अबव द एक्चुअल कोटा है। मिसाल के तौर पर पंजाब असेंबली में 24 अगर दी गई हैं तो ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट। अच्छा, ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, चूंकि और आगे फिर IE दैट इज करके उन्होंने लिखा है कि वो सीटें जो ओवर एंड अबव थी, लेकिन केस था पेशावर के कॉन्टेक्स्ट में। सो अब दोनों बहसें की जा सकती हैं कि इसको पेशावर की हद तक आप एक्सेसिव सीट्स की बात करें, सिर्फ केपी की बात हो रही है या पूरे पाकिस्तान की हो रही है। मैं समझता हूं कि इन सीटों के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। आपके सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं, आपकी पाकिस्तान में कानून साजियां भी एक दो आई थिंक बीच में कर चुके हैं और अब मजीद होना चाह रही हैं और आगे बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत कानून साजी की तरफ जा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका या तो पहले फैसला कर लिया जाए। मैं तो समझता हूँ 3 जून तक भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बेंच की मर्जी मंशा और लार्जर बेंच भी एक बड़ी मुनासिब जो है सजेशन थी बेंच की। जब तक इसका फैसला नहीं होगा, लेट्स से असेंबली आज ये लॉ पास कर देती है कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 इयर्स जो एक्सीड हो जाएगा, और कल को आप कहते हैं कि यार ये जिन लोगों ने लॉ पास किया है ये
ना सिर्फ के मेंबर नहीं है बल्कि गलत तरीके से मेंबर आए हुए हैं, तो फिर आप क्या चीफ जस्टिस को प्रोसीड करेंगे या आप फिर उन मेंबरान के खिलाफ? तो आप कह रहे हैं कि इस बुनियाद पे बहुत से आगे जाके मामला खराब हो जी, जाए। सेनेट तो ऑलरेडी एक इशू है ही है। अच्छा। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस टेक्निकल जस्टिस को शुरू में बेशक डेली की बुनियादों पे करें, असेंबली से इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं। काजी साहब एक बात करते हैं, उनसे मैं एग्री करता हूँ सिर्फ एक ही बात से कि पाकिस्तान में जो आपकी पार्लियामेंट है उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन उस पार्लियामेंट को आप भर कैसे रहें? इससे तो बेहतर आप स्कूल से कोई बच्चे शच्चे मंगवा के बैठा दें और जो आपने ये सारी नुमाइंदगी। नहीं तो अब ये जो आप इस जजमेंट और इसके ऊपर जो बात आती है, तो इस पे जो इजलास हो रहे हैं क्या वो दुरुस्त हैं? यानी अभी असम्बली पंजाब का भी चल रहा है, बाकी भी इजलास चल रहे हैं, और अब होने वाली जो कानून साजी हैं फिर वो क्या दोबारा जाके ख़त्म हो जाएंगे? इस मुल्क में ना अब मैं थोड़ा सा ज़रा लीगल से हट के ओपिनियन, इस मुल्क में एक रिवाज होता था, कोई सुपरसीड हो जाता था या किसी के खिलाफ केस फाइल हो जाता था, इंक्वायरी हो जाती थी, वो स्टेप साइड कर देता था। यहाँ पर एक जजमेंट आ चुकी है ऑलरेडी, चले इंटरिम ऑर्डर आ चुका है, लेकिन कोई हमारा जो रिजर्व सीट का मेंबर वो तैयार नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन ये थी कि रिजर्व सीट वाले जितने थे वो रिजाइन करके चले जाते? रिजाइन करें ना करें, बट एटलीस्ट दे शुड नॉट पार्टिसिपेट एनीमोर। एक प्रिंसिपल आ गया ना, ये कैसे हो सकता है कि जी लॉ कॉलेज की एंट्री जो है इस लॉ कॉलेज की है, बाकी पाकिस्तान चूंकि भी फैसला नहीं हो तो हम देख लेंगे। ये तो टेक्निकल बहस है ना जी। ठीक है, टेक्निकल बहस से निकल कर मैं समझता हूँ इन वन लाइन इफ आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चन कि पाकिस्तान में इस वक्त वो तमाम मखसूस नशिस्तें जो इजाफी हैं, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ असेंबलीज में बैठी हैं और इस प्रिंसिपल और इस फॉर्मूले से आई हैं, मेरे नज़दीक वो गैर आइनी और गैर कानूनी है इस वक्त। अच्छा। जब तक फाइनल फैसला नहीं होता तब तक भी, और उसके बाद अगर लेट से अलाउ हो जाता है, वेल एंड गुड। तो एक नुक्ता ये भी आया कि ये सिर्फ 3 रुकनी बेंच सुन रहा है इसको कोई लार्जर बेंच होना चाहिए था। इसको कैसे देखते हैं? ये एतराज़ तो आया और उन्हीं ख़वातीन और वकला की तरफ से भी आया ये एतराज़। मैं समझता हूँ ये मुनासिब एतराज़ है। इस एतराज़ को एडवर्ट करते हुए बेंच ने सिफारिश कर दी है कि आप एक लार्जर बेंच बना दें। लार्जर बेंच छोड़ के भी एक फुल बेंच होना चाहिए, ताकि देखिए फुल बेंच बड़ा खेला जाता था आज से 1 साल पहले तक। अब सब लोग फुल बेंच भूल गए। फुल बेंच इसी किस्म के मामला के लिए होता है। मैं तब भी फुल बेंच के हक में था, आज भी फुल बेंच के हक में हूँ। एक वेरिड विजडम है, लेकिन अगर आपने फुल बेंच जो है नहीं बनाना और एक लार्जर बनाए तो एक रीजनेबली लार्जर बेंच बनाए, ताकि इस फैसले को मुनासिब तरीके, एटलीस्ट 5 मेंबर बेंच तो होना चाहिए। फिर उस पर अगली तनकीद ये की गई क्या इन 3 मेंबर बेंच को स्टे देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, चूंकि बनाया गया। तो स्टे तो इसलिए बनता है कि स्टे तो आप उमूमन उन हालात में देते हैं कि अगर आप नहीं देंगे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है जी। एक कॉन्टेक्स्ट उसका है। तो वो तो आपके सामने ऑलरेडी होना शुरू हो गया था और आगे बहुत सारा हो सकता था। तो क्या इस जो नशिस्तें हैं इनके नतीजे में जो सेनेट में लोग मुंतखब हुए हैं, क्या उनके ऊपर भी फिर वापसी हो सकती है या कुछ मामला हो सकता है आगे जाके गड़बड़? अब सर उस पर भी हमारा जो पाकिस्तान का आइन है ना, अगर आप साबिका अदवार में उठाएं तो एक आता होता था सेक्शन 270A, 270AA, AAA। वो AAAs और ये सारे आते इसलिए थे कि जो काम पहले हो चुका है उसको प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह की प्रोटेक्शन देंगे कि चलें अब जो मामला होना तो हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जब एक इलेक्शन है, इलेक्शन का मकसद क्या है? विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल आगे किसके हक में जा रही है? सो पहले तो आपकी जो इसमें आइन का दिबाचे का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। अवाम ताकत का सरचश्मा है, हकमियत अल्लाह ताला की ज़ात की है। जो नुमाइंदगान है वो अपनी अवाम के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर, रिपब्लिक ट्रस्ट। अब वो अवाम इलेक्ट करती है नुमाइंदों को, उन नुमाइंदों की बेसिस पर जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो आपने गलत तरीके से दे दी और फिर आप एक सेनेट का इलेक्शन करवाते हैं। तो जो जमहूरियत की बेसिस है ये उसकी नफ़ी है, आइन के दिबाचे की नफ़ी है, और ओवरऑल जो एक प्रिंसिपल है एक गवर्नेंस का पूरी दुनिया में उसके खिलाफ है। तो अब अगर आप इसको उस एंगल से देखें तो मेरे नज़दीक तो होना ही नहीं चाहिए। सो सेनेट इलेक्शन विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुल्क में 270 AAAs वो स्टारे चलते रहेंगे काफी। ज़्यादा इम्कानात यही है कि सेनेट के जो लोग मुंतखब हो चुके हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और यहाँ पर जो अरकान असम्बली है आपको लगता है कि ये इनको घरों को ही जाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा? अब तो फर्क भाई ये पोजीशन हो गई है कि आपकी सीटें इतनी इजाफी हो गई हैं, बंदे नहीं मिल रहे, बंदे ढूंढने पड़ रहे हैं। पता करो कितने कितने बंदे ने जी लाओ उन्होंने बिठाओ जी। दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। इसी वजह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लोग आइडेंटिफाई किए होते हैं। तो अगर आपने इस तरह उन लोगों को बिठाना है, और ये उनके साथ भी ज्यादती है, मुझे तो ज़्यादा उनके लिए अफसोस हो रहा है कि कोई खातून या जो आदमी, ये ऑफकोर्स मेनली खवातीन और अकलियती नशिस्तों में जिनको आपने बिठा दिया है और अगले दिन आपने कहा जी मेहरबानी करके आप वापस चले जाएं। उसकी तस्लीम। उन्होंने ओथ उठाया, आप उनको लेके आए, उन्होंने फिर कानून साजी में भी हिस्सा लिया और अब वो MPA MNA, तो क्या इसके बाद वो MNA और MPA नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि इसमें एक चीज़ थी पहले कि कैबिनेट बनी थी, फिर उस कैबिनेट ये भी फैसला आया कि भाई ये आज लिख नहीं पाएंगे कि ये वज़ीर आला हैं
या वज़ीर रहे हैं। एग्जैक्टली वो देखें सारी सिचुएशन ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। मैं तो बल्कि एक MP साहिबा है उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से मशवरा किया जी कि मुझे ऑप्शन है नेशनल में जाने की। तो मैंने कहा जी ये मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की जजमेंट आ जाएगी, और वो आ गई। तो आज मुझे बड़ी दुआएं देती है। तो आपकी बात सही है कि जो लोग अपने नाम के साथ लिख रहे हैं वो ऑफकोर्स नहीं रहेंगे, और उसकी रेपरकशंस और बहुत हैं। देखिए ना, आपने आइन साजी की, कानून साजी की, आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले लिए। हो सकता है उस MP को किसी कमेटी का हेड बनाया गया, उसने फंड्स का डिस्पोजल उसके पास, और उसने कहा जी इस चीज़ को 1 अरब या 1 करोड़ फंड, और वो सब रिवर्स करना पड़ेगा, गैर आईनी हो गया। शायद रिवर्स तो ना हो सके, लेकिन मेरी नज़र में है वो गैर आईनी। लेकिन पहले भी गैर आईनी चीज़ों को प्रोटेक्शन दी। अगर आपने इस मुल्क में मार्शल लॉ के ऊपर जजमेंट दी हुई है कि वो लेजिटिमाइज हो सकता है, तो चले इन लोगों के साथ, तो फिर ये मैं समझता हूँ इन लोगों के साथ ज्यादती है ज़्यादा बड़ी, आइन के साथ तो है ही है कि आप उनके साथ ये काम करें। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की। ये देखना होगा, ये नुकता बड़ा अहम है, और आगे चल के इसके ऊपर वजाहत से आगे नताइज इसके निकलेंगे, और इसके नतीजे में क्या क्या हो सकता है, और हमें जो गलतियाँ करते हैं फिर उनको ठीक कैसे करेंगे।